पे में आप देख रहे हो 8th क्लास की साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है कोयल एंड पेट्रोलियम। कोयल और पेट्रोलियम से हमें सिर्फ एक ही बात याद आती है कि ये दोनों चीज़ें जो है ख़त्म होने वाली हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल से हमें मिली हैं और हमें इनको बचा के रखना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है और हमें किस तरह से मिलती हैं हम यही पढ़ेंगे। जैसे हमारी डेली लाइफ में जो होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जो ये चैप्टर है हम इसको इस तरह से करेंगे। मैं आपको पूरा जो PDF है इस चैप्टर की वो दिखाऊंगी, उसमें आपको पूरा चैप्टर नज़र आता रहेगा। साथ साथ में उन्हीं पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो पॉइंट्स हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। एग्ज़ाम की छोड़ो, आपकी जनरल नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जब आप 9th क्लास में जाओ तो आपको याद रहे कि कोयल और पेट्रोलियम में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, उन्हीं के ऊपर हम जोर डालेंगे। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मैन मेड होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नेचर से हमें मिलती हैं। जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं उनको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब ये बच्चे हैं, ये पूछ रहे हैं क्या नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा के लिए हमारे पास रहेंगे? क्या एयर, वाटर और सॉइल है वो ख़त्म हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटी से? तो जो एयर है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो सॉइल है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन वाटर जो है वो ख़त्म हो सकता है। इसी के बेस पे टर्म दी हैं आपकी साइंस में इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सब्सटेंसेस और एग्जॉस्टिबल नेचुरल सब्सटेंसेस। ठीक है, और इसी के बेस पे रिसोर्स जिससे हमें वो चीज़ मिलती है उसी को नाम दिया गया है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, जो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते इंसान की गतिविधियों से, इंसान की एक्टिविटी से, वो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब हमारे पास रहेंगे, है ना। तो जैसे सनलाइट है, एयर है। एग्जॉस्टिबल होता है जो निकल जाएंगे। हमारे एग्जॉस्ट फैन भी होता है ना, बाहर निकालने के लिए किचन में लगा लेते हैं या फिर लैब्स में लगा लेते हैं एग्जॉस्ट फैन। उसी तरह से सोचो कि ये निकल जाएंगी ये चीज़ें, अगर हम इनको अनलिमिटेड अमाउंट में यूज़ करेंगे ना तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मतलब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो हैं जो बहुत लिमिटेड हैं। देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको, जो लिमिटेड हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ है, मिनरल है, कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, मैं बार बार आपको बताऊंगी ये पूरे चैप्टर में। पेट्रोलियम की बात की है, इसमें पेट्रोलियम में सब चीज़ें आ गई हैं, पेट्रोल और डीजल दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो पेट्रोल भी क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। अब जैसे इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी गई है कि सपोज़ आपके क्लास में बहुत सारी टॉफ़ियाँ रखी हुई हैं और आप पूरी क्लास को बोल दो कि आपको जितनी खानी है उतनी खाओ, तो क्या हो जाएगा, वो सारे बच्चे टॉफ़ी सारी ख़त्म कर देंगे। दूसरी क्लास जब आएगी तो वहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब बेहिसाब चीज़ें कुछ भी करते हैं हम, तो उससे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है हमारा। अब बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की, जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ठीक है, ये एग्जॉस्ट हो जाती है, ये बाहर निकल जाती है, ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल। अब क्या होता है, ये जो बनती है वो प्रोसेस ऐसी है कि जिसको हम नहीं दोबारा कर सकते। अगर हम कोई काम नहीं कर सकते, हम कोई चीज़ पैदा ही नहीं कर सकते, तो हम उनको इतनी तेज़ी से ख़त्म क्यों करें? ये कैसे बनती हैं? ये बनती हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीव जंतु मर जाते हैं जिसे हम फॉसिल कहते हैं, उन्हीं से बनती है, उस लिविंग मटेरियल से बनती है जो डेड हो जाता है। तो इनको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, किसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज को। अब देखिए यहाँ पे ना एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या होता है इसमें। कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये वाला होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे कोयल की। कोयल क्या है? जैसे हमने देखा भी हुआ है, हम हिंदी में उसे कोयला कहते हैं, जो हार्ड सब स्टोन की तरह होता है, पत्थर की तरह होता है, ये वाला। ठीक है, इसका कलर ब्लैक है। अब दो चीज़ें याद हो गई। कोयल क्या होता है? हार्ड होता है स्टोन की तरह, और ये ब्लैक कलर में होता है। कोयल क्या होता है? खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कोयल के बारे में सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखो। ठीक है, वैसे इंडस्ट्रीज़ में कोयल को यूज़ किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स में इसको यूज़ किया जाता है, रेलवे इंजन्स में इसको स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि इंजन चल पड़े, उसमें यूज़ किया जाता था। अब पढ़ते हैं हम कोयले की कहानी। कोयला इतना ही याद रखना है आपने कि ये ब्लैक कलर का होता है, पत्थर की तरह थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये कैसे बनता है? क्या हुआ होगा 300 साल पहले, जब हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, नेचुरल प्रोसेसेस हुई, जैसे फ्लडिंग हुई,
जिसकी वजह से ये जो हमारे फॉरेस्ट थे, हमारे जंगल थे, ज़मीन के नीचे दब गए। अब उसके ऊपर मोर मिट्टी मिट्टी जमा होने लगी। ठीक है, जब कोई चीज़ को हम दबा देते हैं तो क्या रहती है, उसका वो गर्म रहती है, गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे हम भी सर्दियों में दुबक के बैठेंगे तो हमें भी रज़ाई के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर जो भी हमने ओढ़ रखा उसके नीचे हमें गर्म महसूस होगा, क्योंकि नीचे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। उसी तरह से जब ये चीज़ें ज़मीन में दब गई, उसके ऊपर मिट्टी आ गई, मिट्टी की लेयर्स आती ही जा रही थी, तो वो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और वो ज़मीन के और नीचे चली गई और नीचे चली गई और ऊपर क्या है, मिट्टी की लेयर बनती गई। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये जो डेड प्लांट थे ये कोयले में बदल गए। कोयले में क्या होता है, मेनली कार्बन होता है, C4 कोयला, C4 कार्बन। तो ये स्लो प्रोसेस है जिसकी वजह से डेड वेजिटेशन है जो है कोयले में बदल गई। अब हम क्या ऐसे कर सकते हैं, अब पहले तो हम उसे दबाएंगे मिट्टी के नीचे, है ना, तब जाके ये कई सालों में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोयले की कहानी में कि 300 साल पहले ये कोयला मतलब दबा था और जो आज हमें मिला है। तो हम 300 साल तक किसके लिए जमा करेंगे, हमें पता ही नहीं कि आगे क्या होगा, है ना। तो ये स्टोरी है कोयले की जो बहुत ही आसान है और ये आप आराम से कर सकते हो। अब इसमें जो मेन चीज़ है ना, कोयल का आपने ये पता चल गया किस तरह से बना। अब जो बनने की प्रोसेस है, डेड वेजिटेशन से प्रोसेस है जो कोयला बनने की, उसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना। अब 300 साल पहले ये प्रोसेस हुई थी, उसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं और इसको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। समझ गए। जो कोयला निकालने की प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं कोयल माइन। ठीक है, जब हम इसे गर्म करते हैं, हवा में जलाते हैं, तो इससे मेनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब हमें यहाँ पे 4 चीज़ें पता चल गई। कोयला क्या होता है, थोड़ा सा जो एक कोयला हार्ड होता है, ब्लैक होता है, इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। 300 साल पहले जो हमारे पेड़ पौधे थे वो ज़मीन में दब गए, उसमें ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से वो कन्वर्ट हो गए कोयले में और उसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। दूसरा, कोयले को फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। और तीसरा जो कोयला होता है वो माइनिंग प्रोसेस से बाहर निकाला जाता है। जब कोयले को हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जो कोयला हम प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्री में तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कोक, कोयल टार और कोयल गैस। अब ये जो कोक है, कोयल टार है और कोयल गैस है, ये क्या है, ये तीनों C से शुरू होते हैं, C4 कोक, C4 कोयल टार, C4 कोयल गैस। ठीक है, अब जो कोयला था हमारा, उससे कोयले से हमें 3 चीज़ें मिली हैं, कोक, कोयल टार एंड कोयल गैस। अब हम तीनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब आपने याद रखना है, कोक, कोयल टार और कोयल गैस जो हैं वो तीनों प्रोसेस के बाद मिली हैं। हमने कोयले को इंडस्ट्री में प्रोसेस किया, तब हमें ये 3 चीज़ें मिली। ठीक है, कोयले को किया है, ये याद रखना है। अब याद रखो कोक क्या होता है, जैसे हमारा केक होता है उसी से इसको रिलेट कर लो। कोरिलेट करने के बाद आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। जैसे हमारा केक सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, ब्लैक कलर का, जैसे ज़्यादातर बच्चों को चॉकलेटी केक पसंद है, वैसे कोक भी क्या होता है, टफ होता है ना, पोरस होता है, ब्लैक होता है, प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। अब यहाँ पे नई चीज़ जो आपको पता चलेगी, कोक जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। ठीक है, जब स्टील बनाते हैं तब, और कई सारे मेटल्स भी इससे निकलते हैं। देखिए, हाँ, कोई सोच भी नहीं सकता कि कोयले से ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं, ऐसी चीज़ें भी बनती हैं। तो मेटल्स बनते हैं और स्टील बनता है। अब बात करते हैं कोयल टार की। कोयल टार के बारे में बड़ा अजीब लगेगा जब आप सुनोगे कि इससे क्या क्या होता है। देखिए, कोयल टार क्या होता है, ब्लैक लिक्विड होता है और इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं होती। सबने देखा है ये, सबने इसकी स्मेल भी किया होगा इसको। जब हम रोड से निकलते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो एक साइड में पूरी रोड को ब्लॉक कर देते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे ताज़ा कोयल टार जो है उन्होंने बिछाया होता है, रोड बनाई होती है, तो उसमें नहीं चढ़ने दिया जाता ताकि वो एक बार सेट हो जाए, उसके बाद उस पर व्हीकल्स चलने लगे। अदरवाइज़ वो उसके टायर से भी चिपक जाएगा, रोड ख़राब हो जाएगी। तो ये क्या होता है, जो कोयल टार होता है लगभग 200 सब्सटेंसेस में होते हैं, मिक्सचर होता है ये 200 सब्सटेंस का। एक जो लिक्विड आपको दिखाई देता है उसमें लगभग 200 सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट इससे बनते हैं कोयल टार से, वो स्टार्टिंग मटेरियल होता है मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे सब्सटेंस का। ठीक है, जो कोयल टार को प्रोसेस करने के बाद हमें मिलता है, इन शॉर्ट वो क्या होता है, सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट,
ठीक है, प्लास्टिक अलग से और पेंट अलग से, और फोटोग्राफिक मटेरियल जो होता है, रूफिंग मटेरियल जो होता है, और इससे नैप्थलीन बॉल्स भी मिलती हैं, जो कि हम कह सकते हैं क्वेश्चन में अगर आए तो रिपेलेंट, मौत को रिपेलेंट करने के लिए, इंसेक्ट को रिपेल करने के लिए, भगाने के लिए या मौत को भगाने के लिए, वो भी कोयल टार से मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है ये कोयल टार, ठीक है, जो आपको बहुत बुरा लगता है, 200 सब्सटेंसेस से बनता है, और एवरीडे लाइफ की और इंडस्ट्री पर्पस के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अपनी बुक में भी निशान लगा सकते हो। पता है मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तो ऐसी चीज़ों से ही आते हैं। सपोज आपसे पूछ लेंगे कि नैप्थलीन बॉल्स का क्या है, कहाँ से ऑब्टेन होती है और कहाँ है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे आपको कोयल टार लिखा होगा तो आप कभी उस पर मार्क नहीं करोगे, क्योंकि आप सोच ही नहीं सकते, किसी को भी नहीं लगता कि नैप्थलीन बॉल वहाँ से मिलती हैं। देखिए, अब जो हमें रोड पे इस्तेमाल होता है हमारा कोयल टार, उसकी जगह पे बिटुमिन भी यूज़ किया जाता है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और रोड को पक्का करने के लिए कोयल टार की जगह पे यूज़ होता है। अब बात करते हैं, हमने कर ली कोक की बात, कोयल टार की बात, अब करेंगे कोयल गैस की बात। ये सारी चीज़ें कोयले से मिलती हैं। लास्ट वाला है कोयल गैस। कोयल गैस जो होती है, जब हम कोयल टार को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, कोयले को प्रोसेस करते हैं कोक लेने के लिए, तो हमें कोयल गैस मिल जाती है, ठीक है। अब क्या है, कोयल गैस के बारे में 2-4 चीज़ें और भी जान लो। ये जो बॉक्स दिया होता है ना एनसीईआरटी की बुक्स में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत नॉलेज बढ़ाता है। मैं कहती हूँ कि हमेशा जब बुक पढ़ो तो इसको छोड़ा मत करो, इस ऐसे बॉक्स को, ठीक है। हर एक एनसीईआरटी की बुक में ये दिया होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट डाल देते हैं एग्जामिनर। अब कोयल गैस जो है स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ हुई थी लंदन में, ठीक है। कोयल लंदन में यूज़ हुआ था 1810 में, और उसके बाद न्यूयॉर्क में 1820 में यूज़ हुआ था। देखिए ये लोग कितना आगे हैं हम लोगों से। लेकिन अब जो है ये सोर्स ऑफ हीट और लाइट है, बहुत सारी जगहों पे इसको यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद आता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी कोयल गैस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम भी बहुत ध्यान से आपने सुना है, आपने पेट्रोल और डीजल सुना है। पेट्रोल क्या होता है, बहुत कॉमनली हम ये यूज़ करते हैं कि पेट्रोल पंप पे गए हैं, पेट्रोल पंप पे जाना है। तो पेट्रोल से कैसे समझोगे कि जो छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं, जैसे हमारे स्कूटर हैं और भी 2 व्हीलर्स हैं, उनमें सब में पेट्रोल यूज़ होता है। वैसे पेट्रोल बड़ी गाड़ियों में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें डीजल यूज़ होता है। हैवी व्हीकल्स जो होते हैं ना, जैसे ट्रक वगैरह है, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा दूं, जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि हैवी ट्रक्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, उनमें डीजल यूज़ होता है। और डीजल जैसे आपके घर में जनरेटर हो तो उसमें भी आपने देखा होगा डीजल डालते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों ही कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं, ये याद रखना। पेट्रोल और पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि पेट्रोलियम से आपका डीजल भी आता है और पेट्रोल भी आता है। क्या आपको पता है कि ये पेट्रोल कैसे बनता है? पेट्रोलियम जब बनता है, वो प्रोसेस ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना सी में, समुंदर में, वो दब जाते हैं। जब मर जाते हैं तो वो नीचे सेट हो जाते हैं उसके सी की बॉटम में। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बता रही। बॉटम में वो जो सी का बॉटम है उसमें वो सेट हो जाते हैं और कवर हो जाते हैं, बहुत सारी लेयर्स बन जाती है उस पर मिट्टी की। वही प्रोसेस जो ज़मीन के ऊपर पेड़ दबे थे जिससे आपको कोयल मिला था, उसी तरह से ये पेट्रोलियम मिला है। मिलियन ईयर्स के बाद जब नीचे एयर ही नहीं है और टेम्परेचर भी बढ़ गया है, प्रेशर भी बढ़ गया है, तो वो डेड ऑर्गेनिज्म किस में बदल गई, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल गई, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार ये डायग्राम दिखा दूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि देखिए जब बहुत सारे साल निकल जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर निकल जाते हैं, तो पेट्रोलियम और गैस क्या है, ये देखिए, ये रॉक्स हैं, ठीक है, ये वाटर है, यहाँ पे वाटर है पूरा, ये रॉक्स हैं रिजर्वियर, यहाँ पे ऑयल है, पानी के ऊपर ऑयल है, और ऑयल से भी हल्की क्या होती है, गैस होती है, ये गैस है, समझ लोगे। पानी के ऊपर ऑयल है, ऑयल के ऊपर गैस है, ठीक है। फिर इम्पर्वियस रॉक्स है, मतलब इनको हम पार नहीं कर सकते। तो ये क्या है, पेट्रोलियम और गैस डिपॉजिट होने का ये तरीका है। ये फिगर देख लिया आपने अच्छे से। अब जिस लेयर में पेट्रोल और ऑयल है वो यही बता रखा है कि वो पानी से ऊपर होते हैं। याद करो जब आपने देखा था, पढ़ा था लास्ट क्लासेस में कि ऑयल और गैस जो है वो हल्के होते हैं और पानी में मिक्स नहीं होते। अब जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसकी सबसे पहली जो ऑयल
कुआं था जो तेल का, वो कहाँ था? यूएसए में निकला था तेल, और 1859 में निकला था। ठीक है, पेनिसिल्वानिया में यूएसए में 1859 को निकला था। और उसके 8 साल बाद देखिए 1867 में ऑयल जो है कहाँ मिला? मक्कुम में, असम में मिला था। इंडियंस को भी मिल गया था 8 साल बाद। तो यूएसए के तो हम आसपास ही हैं, है ना। चलिए, उसके बाद इंडिया में कहाँ कहाँ को ऑयल मिला है? असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में, और गोदावरी और कृष्णा नदियों के किनारे, क्योंकि ये जो बेसिन्स हैं, रिवर के बेसिन्स हैं, यहाँ पे भी कुछ प्रोसेस हुई है इसलिए तो मिला है। अब गोदावरी और कृष्णा के बेसिन्स में भी मिले हैं। कैसे याद करोगे? हमने पेट्रोलियम के बारे में क्या क्या पढ़ा? जो हमारा पेट्रोलियम है और गैस है वो हल्का होता है और ये समुद्र में बनता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ लेयर्स मिट्टी की आती जाती हैं और वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो पेट्रोलियम में और उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट जो वर्ल्ड का ऑयल था, वो वेल था, वो कहाँ पे खोदा गया? पेनिसिल्वानिया, यूएसए, 1859। और उसके 8 साल बाद ही, ठीक है, 8 साल बाद ही 1867 में, 1867 में ये मक्कुम में, असम में मिल गया। अब इंडिया में गुजरात में, मुंबई हाई में, असम में, गोदावरी कृष्णा के बेसिन्स में मिलता है। अब रिफाइनिंग जो होती है ना पेट्रोलियम की, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट्रोलियम डार्क ऑयल लिक्विड है, हो सकता है आपने भी नहीं देखा हो, मैंने तो नहीं देखा है। पेट्रोलियम कैसा होता है? डार्क ऑयली लिक्विड होता है। वैसे अगर आपको डीजल का और पेट्रोल का कलर पूछ लें तो आप बता सकते हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें व्हीकल्स में यूज़ होती हैं। ठीक है, ब्लूइश कलर होता है या ब्लैक कलर होता है, लेकिन जो पेट्रोलियम है उसका डार्क कलर होता है और अनप्लीजेंट ऑडर होता है। मुझे भी अच्छी नहीं लगती ऐसे तेल होते हैं, उनकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं लगती। डार्क कलर याद रखना है, अनप्लीजेंट ऑडर याद रखना है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स। और जो प्रोसेस होती है इनको अलग करने की, वो किससे बनी होती है? उसको क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। देखिए, इस तरह से पेट्रोल रिफाइनरी लगी होती हैं, उसको रिफाइनिंग कहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब उसके बाद आता है कि जो यूजेस होते हैं इन सब्सटेंस के, वो भी हम करेंगे। जो यूजफुल सब्सटेंस हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से, उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो कभी आपको टर्म पूछ ली जाए, एग्जाम में पूछ ले एग्जामिनर, पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, तो पेट्रो से तो आपने याद रख लोगे, मतलब कर लोगे, याद कर लेना है, पेट्रोलियम होता है। ठीक है, केमिकल्स भी ठीक है कि पेट्रोलियम से हमें केमिकल्स भी मिलते होंगे, लेकिन आप नेचुरल गैस को कभी मत भूलना, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स दोनों से मिले सब्सटेंस को कहते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे डिटर्जेंट्स की, फाइबर्स की, पॉलीथीन्स की और मैन मेड सिंथेटिक प्लास्टिक्स की, है ना, उसमें इनको यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल से। पेट्रोकेमिकल से हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। अब हाइड्रोजन गैस से क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस को, ये जो नेचुरल गैस मिलती है हमें, इसको फर्टिलाइजर्स यूज़ करने में, फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, बड़े अजीब से, क्योंकि आपसे पूछ लें कि नेप्थलीन बॉल्स कहाँ से मिलती हैं, कपूर की गोलियाँ जो होती हैं कहाँ से मिलती हैं, इसी चैप्टर में मैंने पढ़ाया है नेप्थलीन बॉल्स कहाँ से मिलती हैं। उसके बाद ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाली थी। उसके बाद आप ये जो हाइड्रोजन गैस मिलती है, जो नेचुरल गैस से मिलती है, उसको फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस होती है ना, हाई टेम्परेचर पे जो हम उसे स्टोर करके रखते हैं, है ना, हाई प्रेशर पे, उसे नेचुरल सीएनजी बोलते हैं। जो हमारे घरों में भी इस्तेमाल होती है सीएनजी गाड़ियों में भी इस्तेमाल होती है सीएनजी। ठीक है, वही नेचुरल गैस वो होती है जिसको प्रेशर पे स्टोर करके रखा जाता है, उसको कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। बहुत ज़्यादा क्लीन फ्यूल है ये। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पेट्रोलियम के, उसे मतलब पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है? देखिए, एलपीजी मिलता है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन, ये सब कुछ मिलता है भैया। एक एक करके हम इसका इस्तेमाल पढ़ लेते हैं। अगर आपको सीधे ये टेबल लिख देना और बोलें कि इनके इस्तेमाल बताओ, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो आप एक दो के लिख पाओगे। अब देखो, समझ लो इसको। पेट्रोलियम गैस एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम घरों में और इंडस्ट्री में फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। लिक्विड फॉर्म में जो पेट्रोलियम गैस होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं इसको। दूसरा पेट्रोल होता है, पेट्रोल को मोटर फ्यूल्स, एविएशन फ्यूल, सोलवेंट, ड्राई क्लीनिंग, कई बार हमारे घरों में जब कपड़े ख़राब हो जाते हैं, किचन कुछ खाना वगैरह डल जाता है तो हम उसमें पेट्रोल डाल के थोड़ा सा रगड़ते हैं ताकि वो साफ़ हो जाए, उस पर दाग ना लगे। तो ड्राई क्लीनर जो होते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। केरोसिन क्या होता है, स्टोव्स का मतलब फ्यूल होता है ये, ठीक है। लैंप में और जेट एयरक्राफ्ट में केरोसिन का ये थोड़ा सा अलग है, ये इसको याद कर लेना। अब डीजल भी क्या है, मोटर व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक जनरेटर का डीजल जो है वो ईंधन होता है। लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेशन के लिए, चिकनाई डालने के लिए मशीनों में इस तरह से यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेशन का भी लिख दोगे। पैराफिन वैक्स जो है ये थोड़ा सा अलग है, ये ऑइंटमेंट्स, कैंडल, वैसलीन जो बनती है वो सारी इसी से बनती है। बिटुमिन का भी आपने पढ़ा था, पेंट और रोड सरफेस, 2-3 बार आप करोगे ना इसको रिवाइज तब आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आता है कि ये जो गैस होती है हमारी, ठीक है, जो घरों में एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, ये मतलब किस तरह से, अब इसको पाइपलाइन से भी पहुंचाया जाता है। जो जैसे वडोदरा गुजरात में, दिल्ली में कुछ पार्ट्स में भी इसको गैस को पाइपलाइन से भेजा गया है। उससे कैसे होगा, घरों में पाइपलाइंस आएंगी, आपको सिलेंडर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर के बाहर में आपके मीटर लग जाएंगे, घर के बाहर या अंदर जहाँ पे भी जितनी आप गैस इस्तेमाल करोगे उतना आपका बिल आ जाएगा। जैसे आपका बिजली का और पानी का आता है उसी तरह से हमारे देश में जो है नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलती है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो नदियों के नाम भी हैं यहाँ पे, 2 बार रिवाइज हुए हैं, त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसको ऐसे याद करना, जो आपके नज़दीक है मतलब उसको याद रखना कि कहाँ से मिल सकती है आपको, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि जो पेट्रोलियम है, कोयला है, नेचुरल गैस है, क्या हम लेबोरेटरी में डेड ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं? तो भैया बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर कौन इंतज़ार करेगा, लैब को क्या बंद करके रखोगे? तो जो कंडीशंस चाहिए इस प्रोसेस के लिए वो लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं की जा सकती, तो इसलिए हम इसे लैब में नहीं बना सकते। अब कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे भी हैं जो लिमिटेड हैं, ठीक है। जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स दबे रहते हैं और फिर वो फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो प्रोसेस हो चुकी है वो हो चुकी, ठीक है। तो फ्यू हंड्रेड्स तक ही कुछ ऐसे हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज जो चलेंगे। इसको कैसे रोका जा सकता है कि हम इन फ्यूल्स का जलना बंद करें, जलाना ही बंद करें? बिल्कुल तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है। पहले लोग पैदल चलते थे, क्या अब हम चल सकते हैं? हम तो अब पेट्रोल पंप पे भी अगर हमें लाइन में खड़ा होना होता है तब भी हम गाड़ी चला के खड़े रहते हैं, तो जलता रहता है ईंधन, क्योंकि हमारे पास पैसे होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमारे पैसे तो हम लेके पेट्रोल खरीद लेंगे, लेकिन फिर ये महंगा भी हो जाएगा। कम जितना हमें मिलेगा, कम अवेलेबल होगा तो हमें महंगा भी मिलेगा, और फिर हमें हो सकता है पैदल भी चलना पड़े। जब पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाएगा, डीजल मिलना ही बंद हो जाएगा, तो क्या करेंगे? साइकिल पे जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, हमारे इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, जिसको PCRA कहते हैं। अब आप क्योंकि 8th क्लास में हो तो आपको बताना चाहिए घर वालों को भी कि PCRA है ना। पुलिस कंट्रोल रूम से PCR याद रहता है आपको, तो उसमें A और जोड़ देना। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है जो एडवाइस करती है कि ईंधन को किस तरह से बचाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि जो कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड है उसी पे गाड़ियों को चलाओ ताकि कम ईंधन जले, ठीक है ना। तो बहुत धीरे धीरे, ना ही बहुत तेज़, उससे ज़्यादा ईंधन खर्च होता है। जब भी आपको कहीं पे इंतज़ार करना पड़े, जैसे ट्रैफिक लाइट्स पे इंतज़ार करते हो, तो उस इंजन को आप अपनी गाड़ी को स्विच ऑफ कर दो, ठीक है, ताकि ईंधन ना जले। दूसरा है कि करेक्ट टायर प्रेशर होना चाहिए। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उसमें टायर में कितना प्रेशर है उससे भी ईंधन पे बहुत, जो आपका फ्यूल है उस पर बहुत असर होता है। तो उसमें प्रेशर जो है वो करेक्ट होना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए व्हीकल्स की, ताकि आपको और आपके धन को, आपके पेट्रोल को, आपके पैसों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी समरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।